मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो है एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ लैंग्वेजेस वगैरह का। तो जी। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। अच्छा जी। फॉर जी। एग्जांपल ये जो है एक पीसी है, ये मेरा पीसी है और मैंने एक वेबसाइट बनाई है mysite.com। तो वेबसाइट जो है जी। वो इन लैंग्वेजेस पर डिपेंड करती है। ये जो मेरे पास लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब mysite.com मैंने वेबसाइट बनाई है। अब उस वेबसाइट को कोई ऐसी जगह प्लेस करना चाहता हूँ जहाँ पर पूरी दुनिया उसे देखे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने एक सर्वर बनाया हुआ है। इस सर्वर पे क्या होता है, इस सर्वर पे दो तरह के कनेक्शन, एक कनेक्शन जा भी सकता है और कनेक्शन आ भी सकता है, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कनेक्शन इस पे हो सकते हैं, क्योंकि इस पे पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस जो है वो ओपन होते हैं इस वजह से। लेकिन हमारे इंटरनेट पे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इंटरनेट से रिक्वेस्ट जाती है और रिजल्ट वापस आता है, लेकिन सर्वर से रिक्वेस्ट जाती भी है और रिक्वेस्ट वापस भी आती है। तो मैंने सही यहाँ है। पर सर्वर पे एक स्पेस प्रोवाइड की, स्पेस जो है वो परचेज की, जिसको मैं सी पैनल, जिसको आमतौर पर सी पैनल कहते हैं, और सी पैनल के साथ एक डोमेन परचेज किया जो कि mysite.com है। डोमेन कहते हैं नेम को, और सी पैनल जो है स्पेस है जिसको मैं होस्टिंग भी कहता हूँ। लेकिन होस्टिंग मैंने ये होस्टिंग परचेज की और जो है डोमेन परचेज किया, ठीक है। होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के बाद यहाँ पर आके मैंने, मुझे एक स्पेस प्रोवाइड कर दी गई और यहाँ पर आके मैंने अपनी वेबसाइट जो कि वो मैंने रख दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये समझे ये जो क्लाइंट मैंने लिखा हुआ है ये पीसीज है, ये पूरी वर्ल्ड के पीसीज है, फॉर एग्जांपल जस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को जाके कहूँगा कि भाई mysite.com जो है वो मेरी वेबसाइट है, आप तो वहाँ जाके mysite.com सर्च करो। सर्च करने के बाद जो है आप जो है ना अपने पास इसको व्यू करो। उसके बाद ठीक है, इसने mysite.com जैसे ही सर्च की तो एक हर पीसी की एक अलग आईपी होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है, हर पीसी का अलग और यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस डीएनएस के पास आएगा, उससे पूछेगा कि भाई ये mysite.com जो रिक्वेस्ट है तो कि mysite.com कहाँ पड़ी है। तो इस डीएनएस के पास सबकी आईपीज स्टोर होती है कि किस आईपी पर ये चीज पड़ी हुई है। तो ये क्या करेगा, ये इसको उठा के इसकी आईपी दे देगा, यानी कि ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं किसी से पूछ के जाता हूँ। पूछ के जाने के बाद जब एक दफा मुझे रास्ता पता चल जाता है तो फिर मैं वहाँ डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो जब ये इसको बता देगा कि ये इस आईपी पर जो है आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, एक दफा इसको पता चल गया, उसके बाद ये कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। सही। ठीक है, आपके पीसी से रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि यहाँ से हमारे पीसी से जा रही है और वहां से रिजल्ट वापस आ रहा है, ठीक है, जो कि हम व्यू कर रहे हैं। अब जो हमारी वेबसाइट है वो इन लैंग्वेजेस पर बेस करती है, ठीक है। अब HTML, CSS, Bootstrap और JavaScript, ये चार लैंग्वेजेस जो हमारी वेबसाइट में यूज हो रही हैं, ये लैंग्वेजेस एज इट इज कॉल हो जाएंगी इस पीसी पर, और यहीं पर ये लैंग्वेजेस जो है रन होंगी और यहीं पर रिजल्ट देंगी। यानी कि अगर
एक पीसी से एक सर्वर पे पड़ी हुई थी, अब ये दूसरे के पीसी के अंदर आ गई है, तो वो उसको आराम से कॉपी कर सकता है अपने पास और रीयूज कर सकता है। लेकिन PHP के साथ ऐसा काम नहीं है। PHP क्या करती है, PHP जो है वो यहाँ पर ही रन होती है और जो रिजल्ट है वो यहाँ देती है। रिजल्ट जो है वो यहाँ देती है, यानी कि उसका कोड यहाँ नहीं आता, कोड सर्वर पे ही रन हो रहा होता है और रिजल्ट सिर्फ यहाँ आता है। क्लियर हो रहा है? जी जी ठीक है। इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें तो आ गए तकरीबन सब। ठीक है। तो PHP इसीलिए PHP को सिक्योर माना जाता है, क्योंकि जो है PHP सर्वर पे रन हो रही होती है और रिजल्ट जो है वो क्लाइंट पे दे रही होती है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास सारे क्लाइंट पीसीज है, किसी पे भी mysite.com कॉल होगी तो ये जो प्रोसेस है यही होगा। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब हमारे पास तो सर्वर नहीं है, अब हम तो परचेज नहीं कर सकते, हम तो फिलहाल सीख रहे हैं। तो हमें क्या किया गया है, इन्होंने हमें पैच दे दिए गए। पैच मतलब एक समझो ब्रीफकेस दे दिया गया है जो कि XAMPP है, वैम्प है, जिसमें हमारे पास दो चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। एक चीज हमारे पास है अपाची, जो कि मेरे पास सर्वर है जिसपे मैं अपनी साइट्स रखूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है तो PHP क्लाइंट पे नहीं चलेगी, हमारा पीसी तो क्लाइंट है। तो अपाची मेरे पास सर्वर है और MySQL मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी चीजें वगैरह स्टोर करूंगा और XAMPP मेरे पास बैच है जिसमें ये दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम XAMPP की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है डाउनलोड XAMPP। ठीक है, ये मेरे पास आ गया डाउनलोड XAMPP और फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये तीन जो है इसके वर्जन। सबसे नीचे वाला जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है और फिर उससे पुराने हैं। तो आप सबसे लेटेस्ट वाले को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड फिनिश होगा, सिंपली आपने जो है एक exe फाइल आपको मिल जाएगी और आपने वो रन करनी है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से मैं फिर से नहीं कर रहा, तो आपने सिंपली नेक्स्ट 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 करके उसको फिनिश कर देना है, तो आपकी ये XAMPP रन हो जाएगा। तो वो XAMPP जो आपका रन होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अपाची मेरे पास सर्वर है, MySQL मेरे पास डेटाबेस है। अब सर्वर के अंदर इसने मुझे कोई एक स्पेस प्रोवाइड की हुई होगी, तो वो स्पेस मेरे पास कहाँ होगी? वो स्पेस मेरे पास होगी, मैं जाऊंगा C में, XAMPP htdocs। htdocs का जो फोल्डर है वो मेरे पास जो है सर्वर का फोल्डर है, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी अपनी वेबसाइट का फोल्डर बना के रखूंगा तो समझो मैंने वो सर्वर पे रख दिया। मैंने पेज नहीं किया, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट पे, अपने लोकल सर्वर पे जो है वो अपनी फाइल रख दी है। उसके बाद उसको मैं ब्राउजर में सेम एज इट इज व्यू कर सकता हूँ, जैसे मैं किसी परचेज सर्वर पे व्यू करूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रख के इसको व्यू कर सकते हैं XAMPP के अंदर htdocs। ठीक है, सही। अच्छा जी, अब इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ता है। जब आप इनको स्टार्ट करोगे तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन होने का मतलब है ये सर्वर और MySQL मेरे पास स्टार्ट हो गया है। सही। अब कोई भी साइट, कोई भी चीज अगर सर्वर पे रखी जाती है तो उसको जो है कॉल किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक PHP का फोल्डर है, वो रखा हुआ है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास index.php की फाइल है, तो मुझे इसको कॉल करना है। PHP का मेरे पास फोल्डर है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट समझो यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट स्टैंड्स फॉर www। ठीक है, तो लोकल होस्ट और स्लैश फोल्डर का नाम PHP हमारे फोल्डर का नाम था। PHP लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया,
तो मेरे पास जो मेरी फाइल बनी हुई थी उसमें वो मेरे पास कॉल होगी। ये सिर्फ मैं कॉल करने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ। लोकल होस्ट आप www भी उसको डिनोट कर सकते हो या आप उसको एज अ डोमेन डोनेट कर सकते हो, जो आपके लोकल सर्वर पे आपके पास यूज हो रहा है। सही। ये PHP मेरे पास मेरे फोल्डर का नाम है और मैं इसको जो है यहाँ पर आके कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, अगर मुझे अपना डेटाबेस व्यू करना हो तो मैं डेटाबेस किस तरह व्यू करूँगा? डेटाबेस व्यू करने के लिए मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया। सर्वर स्टार्ट करने के बाद लोकल होस्ट और यहाँ पर आके /php myadmin। सही। ठीक है, तो मेरे पास मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। ये मेरे पास मेरा डेटाबेस है जिसको मैं MySQL कहता हूँ। ठीक है जी। अब डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाता है? डेटाबेस समझ लो, मैं आसान एग्जांपल देता हूँ। डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो इसकी एक आसान एग्जांपल ये है कि आपके पास एक कबर्ड है, अलमारी है आपके पास। ठीक है, अलमारी क्या है? आपका डेटाबेस है। ठीक है, तो न्यू कर लेते हैं, न्यू करके क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास कबर्ड है। मैंने इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद कबर्ड के अंदर मेरे पास जो है वो शेल्फ्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये मेरे पास मेरे शेल्फ्स हैं, यानी कि एक कबर्ड है मेरे पास। ये एक मेरे पास कबर्ड है जिसको मैं डेटाबेस कहता हूँ। ठीक है जी। उसके अंदर मेरे पास छोटे छोटे शेल्फ्स मौजूद हैं जिसको टेबल्स कहा जाता है। सही। ठीक है जी। अब उस टेबल्स के अंदर मजीद छोटे छोटे बॉक्सेस मौजूद हैं जिनको कॉलम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास शेल्फ हो गया। अब ये मेरे पास शेल्फ के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो मैंने कहा 4 बॉक्सेस बनेंगे। और यहाँ पर आके मैंने कहा ID है और उसके बाद मैंने कहा नेम है और ईमेल है। इसके बाद मेरे पास है मैसेज। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में 2 चीजें आपने और माइंड में रखनी है। एक चीज ये कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स को हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर कहा जाता है और वो सिंपली एज इट इज लिखे जाते हैं। इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है जी। ये तो हो गई प्रोग्रामिंग की बात। अब डेटाबेस में इसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस में जहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स यानी कि ABC और 1 2 3 दोनों स्टोर किए जा सके उसको वारचार कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे सिर्फ नंबर स्टोर किए जा सके उसे इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स, अल्फाबेट्स को स्ट्रिंग्स कहा जाता है प्रोग्रामिंग में और डबल कोट में लिखा जाता है। नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। और डेटाबेस में इसको ABC और 1 2 3 जहाँ स्टोर हो चुके हैं उससे वारचार डाटा टाइप है और नंबर्स की डाटा टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पर मैं जो है वो डेटाबेस में हूँ। अच्छा, डेटाबेस के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल ये है कि नंबर 1 रूल मेरे पास ये है कि नो कैपिटल लेटर्स। नो कैपिटल लेटर्स। ठीक है जी। और नो स्पेसेस। और इसके अलावा जो है ईच
table should have one auto increment ID, जिसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। ठीक है, ये इंक्रीमेंट आईडी क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट आईडी ये होती है कि जो पीछे से आपके पास डाटा आता जाता है और जैसे पीछे से आपका डाटा आ रहा है तो आईडी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। 1 है, पीछे से डाटा है 2 हो जाएगी, पीछे से डाटा है 3 हो जाएगी, 4 5 6, इस तरह से वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाती है। सही। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, तो ये आपके पास एआई कमेंट्स है, इसके ऊपर आके आपने टिक कर देना है, तो इसने इसको प्राइमरी क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप से आईडी मेरे पास नंबर्स होगी तो मैंने इंटीजर रखा है। नेम मेरे पास ठीक है। वार्डजार की जो है वो कोई लेंथ होती है। ठीक है, तो मैं इसको 100 लेंथ दे रहा हूँ और यहाँ पर आकर भी मैं इसको 100 दे रहा हूँ, यहाँ पर आकर भी मैंने इसको 100 दी थी और मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरे पास शेल्फ के नाम से टेबल बन गया, डेटाबेस कवर्ड है, टेबल जो है मेरे पास शेल्फ है और उसके अंदर मेरे पास कॉलम्स है। इसमें ब्राउज में आके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स है और जो आपके पास डाटा आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, वो किस तरह से आता है मैं आपको एक और सैंपल दिखा देता हूँ डेटाबेस का, जस्ट डेमो। तो यहाँ पर जो है ये देखो इस तरह से ये मैंने कॉलम्स बनाए हुए थे, तो ये इस तरह से डाटा यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। सही। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ नहीं आई है तो मैं इसको रिपीट नहीं, यहाँ तक ही। अब हम ये करते हैं कि अब आपने जो है इसकी यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आगे करा दूंगा लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस पहले कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे।